हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 10 से, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो डिस्कशन का पार्ट है वो है किडनी, राइट। हमारे पास मोस्टली दो तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज आउट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हैं। द नेक्स्ट वन इज द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू या कहना चाहिए किडनी के थ्रू हम बॉडी से बाहर रिलीज आउट करते हैं। तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? मेन बात आती है सर, ये आते कहाँ से हैं या किस तरीके की चीज़ों से ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जो भी आप ऐसी चीज़ें खाते हो जहाँ अमीनो एसिड है जिसमें, यानी कि प्रोटीन्स, आफ्टर डिग्रेडेशन उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जरूर आएंगे और वो किस में बनेंगे? अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं और इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, फिर इस यूरिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिन में और ये बॉडी से बाहर पास आउट कर दी जाती है। अमोनिया से यूरिया बनाने तक की प्रोसेस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है लीवर। ये काम लीवर में होता है, याद रखना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूरिया इज फॉर्म्ड, तो जनरली बच्चे किडनी लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग। यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। अमोनिया से यूरिया बनाने तक की प्रोसेस लीवर में होती है, यूरिया से यूरिन बनाने तक की प्रोसेस ये किडनी करती है। ये काम किडनी का है, ये किडनी करती है, ठीक। तो अभी जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो ये वाला है, ये यूरिया से यूरिन कैसे बनाएंगे। अभी हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कैसे बनेगी यूरिया से यूरिन। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में, किडनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किडनी किस तरीके की है जिससे वो यूरिन बना पाती है। तो किडनी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए किडनी किस तरीके से है और कौन कौन से पार्ट्स उसमें अवेलेबल हैं। अगर हम किडनी का एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शनल व्यू देखते हैं, तो किडनी कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, राइट। इसमें हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक हमें दिखाई, दूसरा कहलाता है हमारा मेडुला, मेडुला पार्ट, ठीक। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नोन एज द नेफ्रॉन। इनका काम क्या है नेफ्रॉन्स का? यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। क्या बोला इनको मैंने? दे आर नोन एज द नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन। इन्हीं के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम यही करते हैं। ये यहां से क्या निकला है? ट्यूब निकला है, यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। इस यूरेटर के थ्रू यूरिन कहाँ पहुंचती है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगी। दो यूरेटर होते हैं हमारे पास, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं सिर्फ एक पार्ट की, दैट इज द नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है? अब नेफ्रॉन को डिटेल में आपको समझा देता हूं, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं तो यहां पर तीन पोर्शन स्पेशली हैं। पहला पार्ट देखते हैं नेफ्रॉन का कौन सा है। देखिए, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद नेक्स्ट होता है इसका नेक रीजन। नेक रीजन के बाद अगला जो हमारे सामने आता है वो है इसका पीसीटी पार्ट, फिर ये इसका हैनलेज लूप, राइट। यहाँ से आएंगे डीसीटी पार्ट आएगा, ये रहा, और यहाँ पर दो ट्यूब्स आएंगी, आर्टरीज इन्हें बोलते हैं। एफरेंट आर्टरी आती है और यहाँ से जाती है ईफरेंट आर्टरी। इनके बीच में यहाँ कैपिलरीज का बंच होगा, एक इस तरीके से दिखा दीजिए। ये वाला पोर्शन मेम्ब्रेनस होगा, कुछ इस टाइप से। कौन कौन से पार्ट हैं देख लीजिए। इस वाले पार्ट को तो हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल,
वोमेंस कैप्सूल, राइट। इसको मैंने क्या बोला, ये जो पोर्शन है इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, इस वाले पोर्शन को मैंने बोला एफरेंट आर्टरी, ठीक। ये नेक रीजन हो गया इसका। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज हैनलेस लूप, हैनलेस लूप, and this is DCT and this is collecting duct, collecting duct। ये इतना पार्ट है। अब इस पोर्शन में जो मैंने दिखाया एफरेंट आर्टरी, पूरी बॉडी में जहां कहीं पर भी कैपिलरीज का बंच होता है, एक आर्टरीज और एक वेन के बीच में होता है, लेकिन किडनी के अंदर आर्टरी और आर्टरी के बीच में ही कैपिलरीज का बंच होता है। इस एफरेंट आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट आर्टरी का डायमीटर कम है। ऐसा इसलिए है जिससे यहाँ मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट हो पाए। ये वाला जो पूरा पोर्शन है कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल। नेक रीजन, यहाँ पर कुछ सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं, तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, हैनलेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इस नेफ्रॉन से किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द नेक्स्ट वन इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड वन इज द सिक्रीशन। ये 3 स्टेप हैं, जिन 3 स्टेप में यूरिन का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूं। पहली टॉपिक पे आता हूं, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? एफरेंट और इफरेंट आर्टरी के डायमीटर में फर्क होने की वजह से यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो करता है। इस हाई प्रेशर की वजह से ब्लड का कुछ पार्ट या कुछ फ्रैक्शन में बोलूँ वो क्या करेगा, लीक्ड आउट हो जाता है। इस लीक्ड आउट पोर्शन को हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ड्यू टू द हाई प्रेशर some amount of blood is leaked out from this part to this Bowman's capsule, और ये फिल्ट्रेट पार्ट जो है वो धीरे धीरे यहाँ से इन पोडोसाइट सेल से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, नेक रीजन में आ जाता है। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है वो छन के सारे नीचे आ जाएंगे। अच्छा वाला ब्लड या प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ चला जाएगा, इफरेंट आर्टरी में चला जाएगा। हमारी पहली स्टेप कंप्लीट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, ओके सनलाइट। अब जो कुछ नीचे आ रहा है वो इस ट्यूब के थ्रू होता होता हैनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा, और यहाँ से यूरेटर में पहुंच के यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर यूरिन बना के बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में जो ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी चली जाएंगी, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी गिर जाते हैं छनते वक्त, जो यहाँ से बाहर आ रहा है, लीक आउट हो सब। तो अब उन सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस लेना है, और इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है, दैट इज नोन एज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो प्रोसेस कैसे होगी, इस पीसीटी वाले पोर्शन पे, इस हैनले लूप पे, इस डीसीटी वाले पोर्शन से इस फिल्ट्रेट में से अच्छी चीज़ों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इस ट्यूब से जो कुछ अंदर चला गया, इस ट्यूब के अंदर है, वो तो यूरिन के साथ साथ बाहर चला जाएगा, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंस है चाहे वेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन जो चीज़ बाहर आ गई वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिक्स कर दी जाती है। सपोज यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्लूकोज यूजफुल सब्सटेंसेस है। सोडियम बाहर निकाल दिया हमने, पोटेशियम बाहर निकाल दिया हमने, ये इस तरीके से यहाँ से वाटर हमने बाहर निकाल दिया। ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, और जो चीज़ें बाहर आती हैं वो बच जाएंगी, और जो चीज़ें इस ट्यूब के अंदर रह गई वो यूरिन बनने वाली हैं, बॉडी से बाहर चली जाएंगी। दिस प्रोसेस नोन एज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी, हैनले लूप एंड डीसीटी। यहाँ से भी
कुछ सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे, सोडियम बाहर आ जाएगा, ग्लूकोज बाहर आ जाएगा यहाँ से भी, राइट। अब ये वाली जो चीज़ें हैं बाहर जो निकल आएंगी, अब इनके बाद क्या होगा इस प्रोसेस में, इन सभी चीज़ों को वापस यहाँ पर एक ब्लड वेसल हमारे साथ साथ चलती है, बासा रेक्टा जिसे बोलते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें वापस एंटर कर जाएंगी, ये सब कुछ ग्लूकोज सब चीज़ें अंदर चली जाएंगी और अल्टीमेटली ये सारी अच्छी चीज़ें हमारे कहाँ आ जाएंगी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगी और इसमें पहुँचता हुआ सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। दिस प्रोसेस नोन इज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड पॉइंट आता है सिक्रीशन। क्या मतलब है सिक्रीशन का? इस ब्लड वेसल में कायदे में तो सारा ब्लड कैसा होना चाहिए, प्यूरिफाई, बिकॉज सारी बेस्ट प्रोडक्ट तो हमने यहाँ निकाल दिए थे, यहाँ बेस्ट प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन कुछ बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ चले ही जाते हैं, रह जाते हैं, जो नीचे लीक्ड आउट नहीं होते वो यहाँ आ जाते हैं। अब इन बेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर तो निकालना ही है, तो क्या होता है वो बेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से डायरेक्टली बाहर निकाल दिए जाते हैं। किससे? ईफरेंट आर्टरी से। ईफरेंट आर्टरी कहाँ तक आएगी? नीचे डीसीटी के आसपास आती है, तो ये क्या करेगी, बेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से डायरेक्टली बाहर निकालती है, इस ट्यूब से बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। अल्टीमेटली इस ट्यूब के अंदर सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस रह जाएंगे, ब्लड कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगा। इन दिस वे, इन दिस कलेक्टिंग डक्ट यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो ही जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सिक्रीशन। फाइनली 3 स्टेप के बाद हमने यूरिन को कंप्लीट बना लिया। यूरिन बनने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, या यूरिन की अमाउंट को कम करना या ज़्यादा करना। यूरिन ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, इस चीज़ का बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बताऊं। गर्मी में और सर्दियों में अगर हम देखें, सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आती है हमें और गर्मियों में यूरिन कंपेरेटिवली कम आती है। वजह, अगर ये जो हेनले लूप है यहाँ से वाटर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर दिया जाए, सपोज मान लो भी बहुत कम था, बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ये लीजिए वाटर की मैक्सिमम अमाउंट आपने रीअब्जॉर्ब कर ली, तो इस सिचुएशन में जो अंदर यूरिन बचेगी उसमें पानी बहुत कम होगा, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, वो कैसे होगी? कंसंट्रेटेड। तो जनरली गर्मी के दिनों में यही होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब करने की वजह से यूरिन हमें कम आती है या कंसंट्रेटेड आती है। ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। वजह, पानी का लॉस स्वेटिंग में हम कर ही रहे हैं कंटिन्यूसली, अब यूरिन के थ्रू भी वाटर का लॉस करेंगे तो हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। उस कमी को रोकने के लिए हमने क्या किया, वाटर को कहाँ से रोक लिया? यूरिन में से रोक लेते हैं। स्वेटिंग का पानी नहीं रोक सकते, वो स्वेटिंग होना है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब ठंड के दिनों में क्या होता है, ठंड के दिनों में स्वेटिंग हो नहीं रही है, वाटर लॉस तो आपका रुक गया है आधा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, कम कर दो पानी को, तुरंत कम एब्जॉर्ब करो, बहुत थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो, जरूरत नहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की, तो सारा पानी कहाँ चला जाएगा? यूरिन में। यूरिन ज़्यादा बनेगी, इसलिए बार बार जाना पड़ता है ठंड के दिनों में, लेकिन गर्मियों में इतनी बार हमें जाना नहीं पड़ेगा। अब बात आती है सर ये अपने आप कैसे डिसाइडेड होता है कि गर्मी के दिनों में यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगी, ठंड के दिनों में ज़्यादा आने लगेगी या डाइल्यूट आने लगेगी? तो उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। द नेम ऑफ द हार्मोन इज ADH या वैसोप्रेसिन। दिस इज नोन एज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी से। और कहाँ काम करेगा? हेनले लूप की वॉल पर। ADH अगर आ गया तो इसकी परमेबिलिटी या इसके जितने दरवाजे हैं जो पानी को रोकते हैं वो खुल जाते हैं सारे के सारे, तो मैक्सिमम पानी बाहर आ जाता है ADH आते ही। ADH आते ही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज आउट, जो बाहर आ जाएगा पानी, और यूरिन कैसे हो जाएगी? कंसंट्रेटेड। तो ये काम गर्मियों में होता है, ADH आने की वजह से मैक्सिमम वाटर हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इस समय ADH सबके आ रहा होगा, पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिन कम आ रही है सबकी। लेकिन ठंड के दिनों में ADH आना बंद हो जाता है, ADH नहीं आता, यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता, यूरिन कैसे जाती है? डाइल्यूट हो जाती है। इन दिस वे फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन ADH और वैसोप्रेसिन इज रिस्पॉन्सिबल रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो यूरिन की कंसंट्रेशन कैसे होता है, तो आपने लिखोगे थ्रू द ADH हार्मोन, राइट। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।